हेलो गाइस, तो आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसे भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे से सीखेंगे, है ना, कि एक्चुअली में ये वेक्टर है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज हम लोग इसको कुछ यूनिक वे में सीखने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं वेक्टर का लंबा चौड़ा डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली में इस चैप्टर का अहमियत क्या है ना, हमारे लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर इसका क्या जरूरत पड़ गया है ना, क्यों नीड पड़ा हम लोग को वेक्टर का। तो चलिए हम लोग इन सवालों का पहले जवाब ढूंढते हैं, उसके बाद हम लोग वेक्टर को स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन वे से। तो मैं इसका जवाब खुद नहीं बताऊंगा, है ना, आप ही लोग से पूछूंगा, ठीक है। आप लोगों से मैं 3 जो है बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन करूंगा और आप लोग को जवाब मिल जाएगा कि एक्चुअली में ये वेक्टर क्यों पढ़ना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास कोई एक बॉक्स है, ठीक है, और 2 इंसान है, कालू और लालू। ये लोग दोनों चाहता है, ये लोग का इच्छा है कि एक्चुअली में दोनों फोर्स लगा करके ना इस बॉक्स को मूव करवाए, ठीक है, बस, ठीक है। तो कालू और लालू, इसमें पहला वाला जो कंडीशन में है, सपोज दैट कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बोलता है ठीक है कालू और लालू, है ना, दोनों जो है फोर्स लगाता है इस बॉक्स पर और मूव कराने का कोशिश करता है, ठीक है। तो कालू जो है इधर से 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और लालू जो है इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब दोनों बताइए, अगर मैं आप लोगों से पहला सवाल करूं कि बताइए ये बॉक्स पे नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा होगा और साथ ही साथ ये बॉक्स का डायरेक्शन किधर होगा मूवमेंट का, ठीक है। 2 सवाल तो आप लोग यार बहुत ही बेहतरीन वे से बता पाओगे कि कालू और लालू जो है डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, वो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से बता पाओगे कि टोटल नेट फोर्स इस बॉक्स पे 300 न्यूटन का लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया, है ना। और डायरेक्शन किधर होगा, उधर ही होगा जिधर दोनों डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है ना। इस बॉक्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बॉक्स का मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है ये बात। चलिए अब दूसरा सवाल। अब सपोज दैट कि बॉक्स मेरा वही है, लेकिन कालू और लालू जो है ना अब इंटेलिजेंट नहीं रहा, बहुत मूर्ख हो चुका है ना, बहुत बड़ा मूर्ख है ये दोनों, है ना, सब बहुत ही बड़ा वाला मूर्ख, ठीक है। तो कालू बोलता है ना, कालू इधर से फोर्स लगा रहा था, बोलता है लालू तुम हमको डिस्टर्ब कर रहा है, जाओ तुम उस डायरेक्शन से फोर्स लगाओ। लालू बोलता है हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया आइडिया दिया तुमने, है ना, कहीं से भी फोर्स लगाए, बॉक्स को तो मूव कराना है ना। चलो कालू जो है इधर से 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और लालू जो इधर से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से सवाल करूं कि बताइए इस बॉक्स पे नेट फोर्स कितना लग रहा है और साथ ही साथ इस बॉक्स का मूवमेंट किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तब आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे पे बता पाएंगे कि यार ये लालू नहीं होता ना तो कलवा पूरा का 200 न्यूटन से एफर्ट लगा रहा होता है, ये ललुआ आकर के ना भाड़ दिया इसको, है ना, 100 न्यूटन का जो है इफेक्ट घटा दिया इसको। मतलब अब अगर मैं इससे नेट फोर्स के बारे में पूछूं तो 200 में जो है ना 100 न्यूटन घट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट को घटा रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। अब ये तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन वैसे बता पाओगे। अब मैं पूछूं कि बताइए इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन उधर ही होगा जिसका बड़ा वाला फोर्स का डायरेक्शन था। बताइए बड़ा वाला फोर्स कौन लगा रहा था, कालू, 200 न्यूटन का उधर, ठीक है, तो बड़े वाले फोर्स के डायरेक्शन के ही तरफ ही मूव करेगा वो। क्लियर है बात, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो आप लोग को यहाँ पर 2 चीज़ बहुत ही बढ़िया वे में समझ में आया कि जब जब फोर्सेज सेम डायरेक्शन में होता है तो वहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं, और जब जब फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, बड़ा वाला फोर्स में छोटा वाला फोर्स को घटा देते हैं, तो हम लोग को नेट फोर्स समझ में आ जाता है। क्लियर। लेकिन अब रहा तीसरा सवाल, ठीक है, अभी तीसरा सवाल में आप लोग लौटने वाले हो पूरी तरह से, ठीक है। 2 सवाल का जवाब तो आप लोग बहुत ही बढ़िया वैसे दे दिए। चलिए अब कालू और लालू ना कुछ कुरफाती करते हैं, है ना, कुरफाती दिमाग के थे, बोलते चलो अब कुछ अलग करते हैं ना। बोले क्या अलग करना है लालू, तो लालू बोलता है, कालू बोलता है कि चलो हम इधर से 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तुम जो है ऊपर से धागा लगा के ऐसे खींचो, कितना से, 100 न्यूटन से, जितना तुम्हारा एफर्ट था, है ना, एंगल है 60 डिग्री पे खींचेंगे हम लोग। अब मैं अगर आप लोगों से 2 सवाल वही करूँ कि बताइए इस पे नेट फोर्स कितना होगा और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आप लोग लौट चुके होंगे पूरी तरीके से, है ना, क्योंकि अब इसको ना ही हम लोग ऐड करने के लायक रहे हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट करने के लायक रहे हैं, क्योंकि ऐड तभी होता जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता, सब्ट्रैक्ट तभी होता जब ऑपोजिट डायरेक्शन होता। ना ही यहाँ पर सेम डायरेक्शन है और ना ही ऑपोजिट डायरेक्शन है, ना ही हम लोग यहाँ पर ऐड कर पाएंगे ना ही सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ऐसे सवाल का जवाब हम लोग कैसे ढूंढेंगे। और दूसरा सवाल कि डायरेक्शन किधर होगा, क्या इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जाएगा, कितना एंगल पे जाएगा। तो इन सभी का जो जवाब है ना वो वेक्टर में मिलता है हम लोग को, है ना। हम लोग वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा जब पढ़ेंगे ना तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में हम लोग एक जनरलाइज फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इन जनरल कोई भी कंडीशन हो सभी में सेटिस्फाई हो जाएगा, चाहे सेम डायरेक्शन में हो
या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर कुछ एंगल में हो, है ना, हम लोग उस फॉर्मूला का यूज करते हुए एक्चुअली में सभी में नेट फोर्स निकाल पाएंगे और डायरेक्शन क्या होगा वो भी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस वेक्टर नाम का चैप्टर को पढ़ते हैं। क्लियर ये बात? तो चलिए, ये तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, कि एक्चुअली में ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या। हालांकि फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी में भी हो सकता है, जिसमें हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े थे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वाला में अगर मैं बंटवारा करूं, डिवीजन करूं, तो ये दो तरह से होता है ना। दो बोले कौन कौन सा? एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? चलिए, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो, है ना, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, इसको डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। क्लियर? अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि यार मैग्नीट्यूड होता है क्या है, तो चलिए मैं बताता हूँ। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो एक्चुअली में बताता है बॉडी का साइज क्या होगा और वेट क्या होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर में ना एक बहुत बड़ा बक्सा है, तो आप लोग यार अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि एक्चुअली में कितना बड़ा होगा, है ना। लेकिन अगर मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू बता देता कि 100 kg का बक्सा है, 100 kg, ठीक है, तब आप लोग देखिए इससे एक अंदाज लगा पाओगे यार वेट में तो बहुत ज़्यादा होगा और साइज में लमसम में इतना बड़ा साइज हो सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू से हम लोग को साइज और शेप के बारे में हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, इसका वेट क्या होगा उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो जो वैसा क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो, तो वैसा क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या जरूरी है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। लेकिन ये दो अगर होगा ना तो हम लोग 99% बोल सकते हैं कि एक्चुअली में ये वेक्टर होगा। ठीक है, 99% बोल पाएंगे कि एक्चुअली में ये वेक्टर होगा, लेकिन 1% अभी भी फंस जाएंगे। अगर पूरा 100% जानना है कि एक्चुअली में वो वेक्टर ही होना है, तो तीसरा चीज भी फॉलो करना चाहिए, क्या? लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, अब ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर चैप्टर में ही कि वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ, है ना, एनालिटिकल लॉ यानी पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लोग समझिए कि एक्चुअली में तीसरा वाला 1% में किस में फंस जाते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं करंट, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ना एक वायर पे करंट है 5 एम्पियर का और दूसरा वायर पे करंट है 10 एम्पियर का, तो बताइए नेट करंट इस वायर में कितना जाएगा। तो देखिए अभी इस दोनों का एंगल के बीच का मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो देखिए आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे पे बता पाओगे कि 5 और 10 15 एम्पियर का करंट जा रहा है। लेकिन यार जरा सोचो, अभी मैं क्या बताया था कि सेम डायरेक्शन जब होता था फोर्सेस तो ऐड होता था, ऑपोजिट में सब्ट्रैक्ट होता था। लेकिन कुछ जब एंगल आ जाता है तो हम लोग ना ही वहाँ पर ऐड कर पाते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कुछ एंगल में है दोनों फोर्स, है ना, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर, देखिए दो कुछ एंगल में है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको डायरेक्टली ऐड कर दे रहे हैं। किसके जैसा? स्केलर के जैसा। लेकिन ये तो वेक्टर है, देखिए डायरेक्शन भी है इसमें, तो कुछ बोल रहा है स्केलर का, देखिए कुछ पार्ट स्केलर का फॉलो कर रहा है, कुछ पार्ट वेक्टर का फॉलो कर रहा है। तो ना ही इसको हम लोग स्केलर बोलेंगे ना ही वेक्टर बोलेंगे, तो इसको एक नया क्वांटिटी का डिफाइन करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो 100% वेक्टर होने के लिए ना क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, डायरेक्शन होना ही चाहिए, और तीसरा चीज होना चाहिए लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, ये फॉलो होना चाहिए। क्लियर ये बात? तो ये टेंसर क्वांटिटी है, हालांकि इसके बारे में उतना नहीं जानना है। ठीक है ये बात, लेकिन बस इतना मैं आप लोगों को फील दिलवाने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में 100% क्यों 91% किस में फंस जाते हैं। तो देखिए ये करंट वाला में फंस गए, है ना, और भी बहुत सारा होता है, खैर वो अलग की बात है। अब चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो ऐसा क्वांटिटी को स्केलर बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो टाइम, ठीक है, अगर मेरे से कोई टाइम पूछ रहा है, मैं बता दिया सपोज दैट कि 9:30 बज रहा है, तो क्या उसका पूछने का हक है कि भैया किधर बज रहा है? अगर वो ऐसा सवाल करे तो एक तमाचा खींच के मारा जाए उससे, है ना, क्योंकि टाइम जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट कि इस वॉल पे अगर 9:30 बज रहा है, तो अगर इसका वॉल का डायरेक्शन भी चेंज कर दूँ ना, तो डायरेक्शन के चेंज होने से उसका मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो वैसा क्वांटिटी
जो डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो वैसा क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल बहुत सारा आता है, खैर वो अलग की बात है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, है ना, बहुत तरह दुनिया भर के एग्जांपल है। तो फोर्स में ना मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन डायरेक्शन भी चाहिए। बोले यार ये चीज़ तो हजम नहीं हुआ, इसमें डायरेक्शन क्यों? अगर मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, तो अगर मैं बोलूँ 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो ये मूव करने लगेगा, चाहे इधर से लगाऊं इधर से लगाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। देखिए अगर मेरे पास कोई स्क्रू है ना, स्क्रू, ठीक है, या फिर सपोज नट बोल्ट समझ लीजिए, है ना, या स्क्रू समझ जाइए, ठीक है, स्क्रू को अगर खोलना है तो एक सही डायरेक्शन में मैं बोलूँ कि 20 न्यूटन का फोर्स लगाओ, खुल जाएगा वो। ठीक है, तो आप लोग उल्टा साइड से अगर मान लीजिए खोलने का प्रयास करोगे तो कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी डिपेंड कर रहा है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड होने से नहीं होगा। आप लोग बॉटल का ढक्कन को ले लो, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई बॉटल का ढक्कन है, मैं बोलूँगा कि 10 न्यूटन में खुल जाएगा, तो 10 न्यूटन का आप एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में जो टाइट हो जाएगा पूरी तरह से, तब तो वो खुलेगा ही नहीं, है ना। तो मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, वैसा क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये 99% में ही हम लोग का आएगा, इसलिए हम लोग इसको तीसरा वाला ना भी हो तो कम से कम हम लोग का अधिकतर केसेस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो पक्का वो वेक्टर हो ही जाता है। 1% में फंसते हैं ना, वो अलग की बात है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है ये बात? तो गाइज वैसा क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो तो उसको स्केलर बोलेंगे, वैसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता हो उसको वेक्टर बोलते हैं। लेकिन 1% पूरा 100% जानना है तो तीसरा चीज भी फॉलो होना चाहिए, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर है? तो चलिए इससे पहले आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, है ना। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे, है ना, कि वेक्टर को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तो दो तरीके से होता है ना। सबसे पहला होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है ना, ये बहुत पेचीदा, पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था कि एक लाइन और एरो से दिखा दिया जाता था, और इसका जो लेंथ होता था ना, लेंथ, वो एक्चुअली में डायरेक्ट मैग्नीट्यूड बताता था। इसका जो लेंथ होता था वो क्या बताता था? मैग्नीट्यूड, है ना, कि कितना मैग्नीट्यूड का है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि फोर्स दिखाना है, वेक्टर है ये फोर्स, है ना, 5 न्यूटन का फोर्स दिखाना है, तो बस एक एरो खींच देना है और 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर देना है ना, कितना? 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर जो होगा वो 5 न्यूटन के बराबर होगा, है ना। इट मीन्स यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन के बराबर ले लिया गया, तो 5 न्यूटन को जब दिखाना होगा तो 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यार जरा सोचो कि बहुत बड़ा बड़ा अगर वेक्टर को दिखाना होता, जैसे फोर्स 100 न्यूटन का, है ना, तो 100 न्यूटन को कैसे सिंबॉलिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाते? क्या 100 सेंटीमीटर का लाइन खींचते? नहीं, उस टाइम हम लोग क्या करते ना, 1 सेंटीमीटर को 20 न्यूटन के बराबर मान लेते हैं, है ना। तो बताइए 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करते, है ना, कितना? 5 सेंटीमीटर। तो जरा बताइए 1 सेंटीमीटर जब 20 न्यूटन का है तो 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 5 × 20 मतलब देखिए 100 न्यूटन। ये एक्चुअली में इस तरह से किया जाता था, लेकिन ये बहुत पेचीदा है, कौन लाइन ड्रॉ करेगा इस तरह से? ठीक है, एक एरो वाला लाइन। तो हम लोग जो है ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा फोकस करेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना 3 तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एक, कोई वैल्यू अल्फ़ाबेट लिख करके ऊपर एरो डाल दिया जाए, या फिर ए के ऊपर बार डाल दिया जाए कोई भी अल्फ़ाबेट लिख करके, या फिर इसको बहुत ज़्यादा बोल्ड लेटर में लिख दिया जाए। ठीक है, हालांकि सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन यूज़ होगा ना वो हर एक बुक में आप लोगों को ये नजर आएगा। ये सब थोड़ा IIT JEE मेंस एडवांस का कुछ बुक में आप लोगों को दिख जाएगा, एरोडॉप्स वगैरह का बुक में। ठीक है, वो अलग की बात है, लेकिन फिर भी, है ना, IIT JEE में भी ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना। तो ये वाला जो है मेन है, सबसे ज़्यादा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही वाला यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है वेक्टर का वो 2 तरीके से होता है, एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लेकिन हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा फोकस करेंगे, और उनमें से भी ये एक वाला को, ये वाला को। क्लियर है ये बात? चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि एक्चुअली में हम लोग को इस वेक्टर नाम का जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, मेनली कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है ना। मेनली तो टाइप्स ऑफ वेक्टर इसके बाद वाला लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा वेक्टर, और साथ ही साथ फिर हम लोग सीखेंगे उसमें लॉ वगैरह। तो हम लोग
वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि एक्चुअली में इस वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग को कौन कौन सा मेनली टॉपिक पढ़ना है ना, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग को जनरली 3 चीज़ पढ़ना है, ठीक है। पहला चीज़ एडिशन में, पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर। फिर सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ना दोनों सेम है। लॉ जो पढ़ेंगे तो दोनों का लॉ जो होगा सेम ही होगा, है ना। पहला लॉ हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल लॉ, है ना, ट्रायंगल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम लोग पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ एक्चुअली में ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है, वो हम लोग सीखेंगे एक एक करके जब स्टार्ट करेंगे तब। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ, है ना, पैरेललोग्राम लॉ। इसी को हम लोग एनालिटिकल लॉ भी बोलते हैं, है ना। पैरेललोग्राम लॉ को क्या बोलते हैं? एनालिटिकल लॉ, ठीक है, एनालिटिकल लॉ। तो ये हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सीखेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, बस माइनस लगाना है कहाँ पर वो हम लोग देखेंगे कि बस डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है ना। बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो लॉ है ना एक्चुअली में सब लॉ सेम है। और मैं ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली में ये सब भले लॉ अलग अलग पढ़ रहे हैं लेकिन लॉ का मतलब जो है निकलता है सेम ही निकलता है, चाहे ट्रायंगल लॉ पढ़ो या फिर पैरेललोग्राम लॉ पढ़ो, है ना, दोनों का मतलब सेम ही है। फिर सिर्फ बोलने का नज़रिया चेंज है हल्का सा, क्लियर है बात। लेकिन अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लीकेशन, है ना, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये 2 तरह का प्रोडक्ट पढ़ना है हम लोग को। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना, स्केलर प्रोडक्ट। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ना, वेक्टर प्रोडक्ट। तो मेनली जो है हम लोग को इतने सारे टॉपिक को कवर करने हैं, ठीक है। और जितना भी डायरेक्शन का इशू होता है ना, सारा डायरेक्शन हम लोग ये वेक्टर प्रोडक्ट में सीखने वाले हैं कि वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होता है, बहुत ही मजे वे में सीखने वाले हैं, क्लियर है बात। तो ये हम लोग का पूरा जो है फ्लो चार्ट है कि हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है ना। वेक्टर अलजेब्रा में जब हम लोग इंटर करेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, लेकिन हाँ इससे पहले भी बहुत सारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर वगैरह, ये सब बहुत सारा चीज़ सीखेंगे, है ना। और साथ ही साथ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट लेना, ठीक है, बहुत ही मेन टॉपिक है वो सब, क्लियर है बात। तो जितना भी चीज़ सीखेंगे ना, मेनली जो है हम लोग लॉ वगैरह के बारे में बात करें तो मेनली फ्लो चार्ट ये है, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारा बढ़िया बढ़िया टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये फ्लो चार्ट जो है बढ़िया वे में समझ में आया होगा, और वेक्टर का जो आज इंट्रोडक्शन था वो बहुत ही मजे वे में समझ में आया होगा, है ना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।